साथ में हम पढ़ेंगे घन एवं घनमूल। घन एवं घनमूल। जैसा कि हमने वर्ग में पढ़ा था, वर्ग वाली प्रश्नावली से पहले वाली प्रश्नावली पढ़ी थी, तो वर्ग के दौरान हमने किया था कि किसी संख्या को उसी संख्या से पुनः गुणा करना वर्ग कहलाता है। अब यहाँ उसी संख्या से तो गुणा कर रहे हैं, पहले हमने 2 बार गुणा किया था, अब की बार घन के लिए हमें 3 बार गुणा करना पड़ेगा। अर्थात किसी संख्या का घन a क्यूब बराबर a गुणा a। अगर आपके पास में a कोई पूर्णांक है, हम यहाँ परिकल्पना कर रहे हैं पूर्णांक की, किसी भी संख्या का घन जैसे a एक पूर्णांक हो तो उस पूर्णांक को 3 बार उसी पूर्णांक से गुणा करना पड़ता है। जैसे a क्यूब बराबर a गुणा a। घन करने के लिए हमें 3 घातों का प्रयोग किया जाता है, वर्ग करने के लिए हमने 2 घातों का प्रयोग किया था। घन की परिभाषा लिख देते हैं। किसी संख्या को 3 बार उसी संख्या से गुणा। करना घन कहलाता है। अगला है घनमूल। इसके लिए मैं एग्जांपल लगा दूं, जैसे उदाहरण होगा हमारा, हमें 5 का घन करना हो तो 5 गुणा 5 अर्थात 5 को 5 के साथ 3 बार गुणा किया है। 5 गुणा 5 और ये 125 के बराबर होता है। ध्यान ये रखना है कि इकाई अंक जो था 5 और 5 के लिए इकाई अंक 5 ही हमें प्राप्त हुआ है। अब लगाना है हमें घनमूल। घन की विलोम क्रिया या उल्टी क्रिया, विलोम क्रिया घनमूल कहलाती है। या फिर हम दूसरे आसान शब्दों में कहें, घन की विलोम क्रिया को घनमूल कहते हैं। या फिर दूसरे आसान शब्दों में हम समझना चाहें तो किसी घन संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में तीन समान गुणनखंडों के युग्म बनाकर तीन समान गुणनखंडों के युग्म बनाकर प्रत्येक युग्म से एक संख्या लेकर प्रत्येक युग्म से एक संख्या, एक अंक लेकर हल करना घनमूल कहलाता है। इसके लिए उदाहरण करें, जैसे 125 हमने ऊपर उदाहरण में पढ़ा था, एक घन संख्या है। 125 के अगर हम गुणनखंड करें तो वो 3 गुणा 5 और गुणा 5 अर्थात 5 को 3 बार गुणा किया जा सकता है। घनमूल करने के लिए हमें 3 अंकों के युग्म बनाने पड़ते हैं। उन 3 युग्मों में से हमें एक अंक का चुनाव करना होता है, तो हम लिखें अतः
वर्ग घनमूल बराबर अतः घनमूल बराबर 5 होगा। इसका अर्थ है कि इस संख्या का घनमूल 5 होगा। अब हम घन एवं घनमूल सारणी बनाते हैं जो हमें किसी संख्या का घन एवं घनमूल पहचानने में मददगार होगी। हम लगाते हैं घन एवं घनमूल सारणी। घन एवं घनमूल सारणी हम लगाते हैं यहाँ पहले संख्या का घन, और घन के लिए हम 3 घात का प्रयोग करते हैं। फिर हमें प्राप्त होगी घन संख्या। घन संख्या प्राप्त होगी तो हमें आगे लिखना है इकाई अंक। इकाई अंक के बाद में लिखना है हमें बीजांक, कि उसके अंकों को जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा। और बीजांक के बाद में हमें लिखना है वो परास लिखेंगे। इसके लिए हमें जैसे संख्या 1 का क्यूब और 1 का क्यूब करते हैं तो हमें घन संख्या 1 ही प्राप्त होती है। इसके लिए इकाई अंक 1 होता है और बीजांक भी 1 होगा। बीजांक अर्थात अंकों का योगफल। संख्या 2 के लिए 2 का घन करते हैं अर्थात 2 को 3 बार गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। हम रफ पेज पर इसे हल करके इन संख्याओं को पता कर सकते हैं। 8 के लिए इकाई अंक 8 है और बीजांक भी 8 है। अभी हमें परास से संबंधित कुछ घटनाओं का उल्लेख नहीं कर रहे हैं। पहले हम संख्याएं लिख देते हैं। जैसे 3 का हमें क्यूब करना होगा और 3 का क्यूब होता है यानी घन 27 के बराबर। 4 का घन 64 के बराबर होता है। 5 संख्या 5 का घन 125। 6 का घन 216 प्राप्त होता है। 7 का घन 343। 8 का घन 512। 9 का घन 729 और लास्ट में है संख्या 10 का घन और वो 1000। ध्यान रखने योग्य है कि हमारे पास में जब हमने 1 का घन किया था तो घन संख्या में 1 आया था। ठीक वैसे ही यहाँ 1 का घन हो रहा है, हमें घन संख्या में 1 ही प्राप्त हो रहा है। यहाँ शून्य है, शून्य वाले अंक का 1 के साथ घन हो रहा है तो शून्य 1 के स्थान पर 3 हो जाती है अर्थात 3 के गुणक में हमें शून्य प्राप्त होते हैं। अगर 1 शून्य है तो हमें 3 शून्य होने चाहिए घन संख्या में, या फिर 6 होनी चाहिए या फिर 9 होनी चाहिए। अर्थात शून्य हमेशा 3 के गुणक में होनी चाहिए। कभी भी शून्यों की संख्या 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 आदि नहीं होनी चाहिए। हमेशा 3, 6, 9, 12 ही होनी चाहिए। अब हम इकाई अंक की अवधारणा देखते हैं। 27 में इकाई अंक हमें 7 प्राप्त होता है। 64 में इकाई अंक 4, 125 में इकाई अंक 5, 216 में इकाई अंक 6, 343 में इकाई अंक 3, 512 में इकाई अंक 2, 729 में 9 और 1000 में इकाई अंक होता है 0। इकाई अंक से तात्पर्य सबसे अंतिम अंक से है। अब हम इसमें बीजांक की अवधारणा करते हैं कि बीजांक इसका क्या हो सकता है। बीजांक लिखने के लिए हमें लिखना है जैसे 8 अकेला अंक था, हमने बीजांक में 8 का ही प्रयोग कर दिया। आगे 2 और 7 दोनों को जोड़ने पर 9 प्राप्त होता है तो हमें बीजांक प्राप्त होता है 9। 6 और 4 को जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है। 10 एक दोहरे अंक वाली संख्या हो गई, हमें तो सिंगल डिजिट में रखना है। अतः 10 के लिए हम 1 और 0 को वापस जोड़ते हैं तो हमें पुनः बीजांक 1 प्राप्त होता है।
125 में 1 और 2 3, 3 और 5 8, अतः बीजांक हो गया 8। 216 में 2 और 1 3, 3 और 6 9, 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 में वही दोहरे अंक वाली संख्या प्राप्त हो रही है। दोहरे अंक वाली संख्या से बचने के लिए हम दोबारा से उनके अंकों का योगफल करते हैं। 1 और 0 का योगफल करने पर हमें 1 ही प्राप्त होगा। 5 और 1 6, 6 और 2 8, 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 में 2 अंक प्राप्त हो रहे हैं, तो 8 और 1 9, इकाई अंक 0 है और बाकी 1, तो हमें प्राप्त होगा 1। अब इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि संख्या का इकाई अंक 1 है तो इकाई अंक 1 ही होगा। 2 के लिए 8 और 8 के लिए 2। यहाँ भी जैसा हमने वर्ग और वर्गमूल संख्या के लिए सारणी बनाई थी तब पढ़ा था कि 2 और 3 का हमेशा परम मित्र अंक वाली संख्या ही आती है। ठीक वैसे ही 2 के लिए 8 आया है और 8 के लिए 2। सारणी का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि 2 और 8 एक दूसरे के साथ समाहित हो जाते हैं, अर्थात 2 के लिए 8 और 8 के लिए 2। उसी प्रकार से 3 के लिए इकाई अंक 7 आता है और 7 के लिए इकाई अंक 3 आता है। 2 3 7 और 8 ये स्वयं नहीं आकर अपने परम मित्र अंक वाली संख्याओं को अपने साथ रखते हैं, तो बाकी तो वैसे के वैसे रहेंगे। हमें 2 3 7 और 8 का ध्यान रखना है। यहाँ इकाई अंक कोई भी संख्या हो सकती है। 1 के लिए 1 होगा, 2 के लिए 8, 3 के लिए 7, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, 7 के लिए 3, 8 के लिए 2 और 9 के लिए 9। और इकाई अंक 0 है तो 10 के लिए इकाई अंक 0 होता है। तो पैटर्न में केवल इन्हीं का ध्यान रखना होगा हमें। 2 3 7 और 8 ये हमेशा अपने मित्र को बुलवाएंगे। 2 का मित्र 8 है और 3 का मित्र 7, 7 का मित्र 3 और 8 का परम मित्र 2। ठीक वैसे यहाँ हम एक पैटर्न की परिकल्पना कर सकते हैं, वही 7 और 8 है और यहाँ भी 2 और 3। 2 और 3 के लिए 8 और 7 आए हैं यहाँ, और 7 और 8 है वहाँ 3 और 2 प्राप्त हो गई। अब हम इसकी संख्या परास देखते हैं कि संख्या कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। तो हमें पता है कि एक से तो प्रारंभ हो रहा है और 8 पर संख्या आ जाती है 2। 2 का घन होता है 8, तो 8 से पहले नंबर 7 तक 1 का ही परास रहेगा। उसके बाद में 8 प्रारंभ हो जाता है जो 2 के लिए होता है और वो चलता है 27 तक, अतः 2 से लेकर और 26 तक 2 की ही परास रहेगी। 27 से लेकर और 63 तक, यानी आगे वाले अंक का 1 कम। फिर 64 से लेकर और 124, 125 से और 215, 216 से लेकर और 342, 343 से लेकर 511, 512 से 728 और 729 से लेकर 999 और ये 1000 से आगे जहाँ भी आपको चलना है 1000 के साथ चलते रहेंगे। इन्हें सेपरेट करने के लिए यहाँ एक लाइन खींच देता हूँ ताकि ये पास पास हो गए तो इनमें आसानी से विभेद स्पष्ट किया जा सके। तो जब हमें इस सारणी को देखकर ही इसके घनमूल करने होंगे तो ध्यान रखना है घनमूल इस सारणी की सहायता से केवल 6 अंकों तक वाले ही हो सकते हैं। 6 से ज़्यादा अंकों तक वाले घनमूल इसकी सहायता से करने के लिए ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होती है। तो 6 संख्याओं तक के लिए प्रभावी होता है, 6 संख्याओं से ज़्यादा के लिए प्रभावी नहीं होगा। तो इकाई अंक 1 के लिए 1 वो पैटर्न हमको स्पष्ट हो गया। अब एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन संख्याओं का बीजांक
बीजांक में 1 8 9 1 8 9 1 8 9 1, अर्थात किसी भी घन संख्या का बीजांक सदैव या तो 1 होगा या फिर 8 या 9, इन 3 अंकों में से कोई एक संख्या प्राप्त होती है। यदि किसी संख्या का बीजांक 2 3 4 5 2 से लेकर और 6 तक में से कोई संख्या है, 2 से लेकर 7 तक में से कोई संख्या है, तो वह पूर्ण घन कभी भी नहीं हो सकती। इकाई अंक की कोई बाध्यता नहीं है, इकाई अंक 1 भी है इसमें, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। अतः ऐसा तो कोई पैरामीटर नहीं है कि इकाई अंक ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, सभी आते हैं। तो इस सारणी को हम पहले क्रिएट करेंगे। घन संख्या की पहचान। हम कैसे पहचान सकेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि दी गई संख्या एक घन संख्या है? तो उसके लिए कुछ पैरामीटर हो सकते हैं। यदि संख्या के या संख्या का बीजांक यानी अंकों का योग 1 8 या 9, 1 8 या 9 होता है तो वह पूर्ण घन हो सकती है। पूर्ण घन हो सकती है। नंबर 2, यदि बीजांक 2 3 4 5 6 या 7 हो तो वह पूर्ण घन संख्या नहीं हो सकती। वो तो वह पूर्ण घन संख्या नहीं हो सकती। पूर्ण घन संख्या नहीं हो सकती है। नंबर 3 पैरामीटर देखते हैं। पूर्ण घन संख्या में इकाई अंक से शून्यों की संख्या इकाई अंक से शून्यों की संख्या 3 या 3 के गुणक में होनी चाहिए या गुणज में होती है। यदि शून्य है तो 0 3 6 या 9 के रूप में होनी चाहिए। नंबर 4, यदि शून्यों की संख्या 3 के गुणज में नहीं है। के गुणज में नहीं है तो वह संख्या पूर्ण घन नहीं हो सकती। इन 4 पैरामीटर के आधार पर हम पूर्ण घन संख्या है या नहीं उसकी पहचान कर सकते हैं।
संख्या का बीजांक, बीजांक कहते हैं अंकों के योग को। यदि अंकों का योग 1, 8 या 9 प्राप्त होता है तो वह एक पूर्ण घन संख्या होती है, जैसा हम सारणी में स्पष्ट कर चुके हैं। यदि बीजांक में 2, 3, 4, 5, 6 या 7 आता है तो वह पूर्ण घन संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि हमने जब सारणी क्रिएट की थी अभी तो उसमें कहीं भी बीजांक में ये अंक नहीं आए थे। तीसरा पॉइंट है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, संख्या 2 बार लिख दी, घन नहीं लिखा मैंने। पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या में इकाई अंक से शून्यों की संख्या 3 या 3 के गुणज में होती है, अर्थात शून्य या तो 3 होंगी या 6 या फिर 9। यदि शून्यों की संख्या 3 के गुणज में नहीं है, अर्थात या तो शून्य 1 है, 2 है, 4, 5, 7, 8 है, 10, 11 आदि हो, तो वह संख्या पूर्ण घन संख्या संभव नहीं होगी। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण घन संख्या का घनमूल करना। पूर्ण घन संख्या का घनमूल करना। इसके लिए हमें किसी सामान्य तरह की गणना की कोई आवश्यकता नहीं है। हम केवल उस सारणी में यदि हमें कुछ थोड़ा सा ध्यान हो तो हम केवल देख कर ही संख्या के घनमूल का पता लगा सकते हैं। अब उसके लिए कुछ पैरामीटर जो हमें यूज करने होंगे, वो पैरामीटर हम लिखते हैं। सर्वप्रथम इकाई अंक से, इकाई अंक से 3 अंकों के युग्म बनाते हैं। तीन अंकों के युग्म बनाते हैं। जैसे अगर कोई पूर्ण घन संख्या है 27,000, तो इसमें हमें युग्म बनाने पड़ेंगे, तो 3 अंकों के बनाएंगे। 3 अंक नहीं है तो हम शून्य लगाकर उन्हें 3 अंक बना देंगे। दूसरा पैरामीटर हम यूज करेंगे संख्या में वर्गमूल का इकाई अंक। वर्गमूल का इकाई अंक संख्या के अनुसार लेते हैं। संख्या के अनुसार लेते हैं। जैसे 27,000 में इकाई अंक के अनुसार होगा, तो शून्य का इकाई अंक शून्य है। जैसे 27,000 में वर्गमूल का इकाई अंक बराबर 0, अर्थात वर्गमूल का इकाई अंक वही संख्या होगी, केवल हमें 2, 3 और 7 और 8 के लिए ध्यान रखना है। 2 के लिए उसका परमित्र अंक 7, 7 के लिए 3, 2 के लिए परमित्र अंक 8 है, 8 के लिए 2, 3 के लिए परमित्र अंक 7 और 7 के लिए उसका परमित्र अंक 3, ये अंक आते हैं। बाकी सभी अंक स्वयं ही उसके वर्गमूल का इकाई अंक होते हैं। नंबर 2, हम तो वर्गमूल थोड़ी कर रहे हैं, घनमूल कर रहे हैं। घनमूल का घनमूल
का दहाई अंक दूसरे युग्म की घन परास से लेते हैं, घन परास से लेते हैं। आगे घनमूल का दहाई अंक दूसरे युग्म की घन परास से लेते हैं। जैसे दूसरा युग्म हमारे पास में था 27। अब 27 जो परास में आता है वो 3 की घन परास में आता है। जैसा कि हम यहाँ स्पष्ट कर सकते हैं कि 1 से लेकर 7 तक रहेगा, 1 8 से लेकर 26 तक, 2 रहेगा 27 से 63 तक, 3 64 से 125 तक, 64 से 124, 4 रहेगा 125 से 215 तक, 5 216 से 342 रहेगा, 6 343 से और 511 तक 7, 512 से 728, 8 729 से और 999 अर्थात 999 तक, 9 और 1000 या उससे ज़्यादा पे 10 रहेगा। तो हमें यही लगाना था कि 27 किसके पास में आएगा, तो 27 इस वाले कॉलम में आएगा, 3 से 27 से लेकर और 63 तक अगर कोई संख्याएं हो परास में तो हमें वहां 3 रखना होगा। तो इकाई अंक का हमें पता चल गया 0 आएगा, दहाई अंक का पता चल गया 3 आएगा। तो हम इस तरीके से इसे हल कर सकते हैं। जैसे 27 की परास और वो 3 तक, अतः 27,000 का घन 30 होगा। इधर घन 30 होगा, इसकी जगह लिखना है हमें घन मूल 30 होगा।